राजस्थान के जोधपुर से साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। साध्वी की मौत को लेकर कई सवाल सामने हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने से पहले कांग्रेस ने सीबीआई जांच की इस मामले में मांग की है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की जांच सीबीआई से करवाई जाए, ये मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सीबीआई राजस्थान पुलिस से बेहतर काम करेगी, कांग्रेस ये दावा कर रही है। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठा दिए। बीजेपी राज में साध्वी की मौत का सच सामने लाया जाए, ये मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बीजेपी राज में कांग्रेस कह रही है कि साध्वी की ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हो गई, ये सच सामने आना चाहिए और इसीलिए सीबीआई से जांच कराई जाए, मांग कांग्रेस कर रही है। जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में ये हादसा किस प्रकार से हुआ। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें लोकल एजेंसी पर भरोसा नहीं, सीबीआई भी इनकी तो बिकी पड़ी है, लेकिन चलो ठीक है, इनसे तो ठीक ही है, इन वाली एजेंसी तो ठीक है। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। साध्वी के समर्थक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी के जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने भी समर्थकों की मांग पर सहमति जता दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो जांच चल रही है पहले उसका नतीजा भी देख लेना चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं होती है तो फिर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए। से आपकी भी सिफारिश होगी कि भक्तों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए और सीबीआई से जांच कराए जाने की सिफारिश की जाए। मैं पूर्णतः सहमत हूँ उनके शिष्य भक्त परिकरों की बात से कि इस विषय की पूर्णतः जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी सामने होना चाहिए। सीबीआई जांच ही क्यों? नहीं, मैंने कहा कोई भी जांच एजेंसी जांच करके इसको करे, वो संतुष्ट हो जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है, ये जो फॉलोअर्स हैं वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है, उनका दुख है, उनकी पीड़ा है, इस समय उनका मन अशांत है, उनकी बात वाजिब है। लेकिन एक बार हमें जो भी संस्था हमारी जांच जिसको तय किया है, एक बार वो जांच कर ले और वो आ जाए, फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे। और इससे पहले साध्वी की मौत पर राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच कराई जा रही है, पुलिस की जांच के बाद सच सामने आएगा। साध्वी की मौत के बाद जो भी तथ्य सामने आए हैं उनकी जांच की जा रही है। साध्वी प्रेम बाइसा जी हमारे सनातन की बहुत अच्छी प्रचारक थी, कथावाचक थी, लोगों की श्रद्धा उनके प्रति थी। लेकिन उनकी मौत को लेकर जिस तरह की अलग अलग तरीके की जानकारियां आई कि उनके परिवार वाले कहते हैं कि इसको गलत इंजेक्शन लगने से इसकी मौत हुई। हॉस्पिटल कहता है कि ब्रोन डेड बॉडी थी और सोशल मीडिया अपनी अलग ट्रायल चला रहा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अलग बातें हैं। लेकिन हमारी पुलिस निष्पक्ष तरीके से सभी पहलुओं पर, सभी बिंदुओं पर माइन्यूटली जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। तो साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर जो सियासत हो रही है वो अपनी जगह, और इस पर और जानकारी के लिए सीधे आपको जयपुर लेकर चलेंगे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन से पहले ये जान लेते हैं कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चली है, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, पोस्टमार्टम की औपचारिक तौर पर रिपोर्ट जो है वो अभी सामने नहीं आई हुई है। अभी तक पुलिस को भी नहीं मिली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज का ये दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं। पहली ये कि साध्वी के शरीर पर किसी तरह की चोट के कोई निशान नहीं थे, यानी कोई मारपीट नहीं की गई है। दूसरी एक बात ये कही गई है कि शरीर में कोई पॉइजन नहीं पाया गया है, जहर नहीं पाया गया है। एक थोड़ी जो ये काम कर रहे थे
जो पिता ने भी आरोप लगाया था कि इंजेक्शन देने के बाद ही जो है साध्वी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और अस्पताल ले जाए जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। यानी जो इंजेक्शन था, इंजेक्शन में जहर भी नहीं था, ये थ्योरी भी खारिज हो चुकी है। ऐसे में जो मेडिकल टीम थी, जिस डॉक्टरों का जो पैनल था, उसने बिसरा को प्रिजर्व कर लिया है और पूरी रिपोर्ट के साथ जो है वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पुलिस को औपचारिक तौर पर सौंपी जाएगी। पुलिस को भी मोटे तौर पर जानकारी मिल चुकी है और पुलिस अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि जो हमें अभी जानकारी मिली है, अभी औपचारिक तौर पर रिपोर्ट तो नहीं मिली हुई है, उस आधार पर हम जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं उनकी ओपिनियन लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि साध्वी को समाधि दी जा रही है, इस वक्त प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो पुलिस एक बार फिर से साध्वी के पिता, जो कि उनके गुरु भी हैं, जो उनके साथ रहा करते थे, उनका बयान दर्ज करेगी, साध्वी के भाई का बयान दर्ज किया जाएगा। अभी तक, और साथ ही साथ उन लोगों के किसी बयान को हिरासत में लिया गया है, किसी से कोई सवाल जवाब हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कटघरे में वो कंपाउंडर भी खड़ा हो रहा था जिसने इंजेक्शन दिया। खुद परिवार की तरफ से कई तरीके के सवाल उठाए गए, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक पुलिस ने औपचारिक तौर पर किसी को भी इस मामले में हिरासत में नहीं लिया हुआ है। उस कंपाउंडर के बारे में जानकारी जरूर जुटा ली गई है, उससे पूछताछ किया गया है और उसने साफ तौर पर बताया है कि जो बीमारी थी, जिस बारे में हमें जानकारी दी गई थी, मैंने वो इंजेक्शन लगाया हुआ है। तो उस कंपाउंडर को भी अभी पूछताछ की गई है, अभी बयान दर्ज किया गया है उसका, अभी उसे भी हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पोस्टमार्टम होने के बावजूद साध्वी की मौत का जो सस्पेंस है वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि तीसरे दिन और गहराता जा रहा है। यही वजह है कि चाहे साध्वी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, अब हर कोई ये मांग कर रहा है कि साध्वी की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए। आप रहिए मेरे साथ, ये जो मांग की जा रही है ना कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, साध्वी की मौत के रहस्य को सुलझाया जाए, इस पर आगे चर्चा करेंगे हम। साध्वी प्रेम बायसा की रहस्यमयी मौत को लेकर सवाल बहुत से हैं। इसके बाद महामंडलेश्वर स्वामी अचलानंद गिरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये जो मौत हुई है इसके बारे में क्या कुछ कहना है? ये बहुत बुरा हुआ है, सनातन धर्म के लिए एक दुखदायी बात है। संत महात्मा हम सभी कहना चाहते हैं इसका न्याय हो और न्याय सही मिले, गलत को दोष को सजा मिले। कोई साधु भी है तो कोई उसको भी दोष मिले। कहने का मतलब सनातन धर्म बर्बाद होता जा रहा है, ऐसे कार्यों से धर्म की हानि हो रही है। क्या घटना है परमात्मा को पता है, न्याय होना चाहिए, यही हमारी मांग है। न्याय होवे संतो आगे भविष्य में ऐसा काम नहीं हो। जिस तरह से इस जांच को लेकर आप कुछ कहेंगे कि कोई उच्च स्तरीय जांच हो, क्या कुछ उच्च स्तरीय तो जनता मांग करी है, हम भी कह रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। पर ये दुखदायी बात है, होना नहीं चाहिए। युवा संत के साथ, भजन करने के साथ सनातन धर्म के अंदर जो हो रहा है बहुत दुखदायी है। सब संत यही कहना चाहते हैं कि इसका न्याय हो और धर्म के पक्षी साफ न्याय हो। देखिए, साध्वी प्रेम बायसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। जोधपुर के आश्रम में तबियत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। आज साध्वी प्रेम बायसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है, अभी इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी जो बड़ी खबर एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में जहर नहीं पाया गया, साध्वी के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले, विसरा को सुरक्षित रखा गया है। इस पर मेडिकल एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। दूसरी तरफ साध्वी की मौत को पुलिस हर एंगल से जांच रही है। सबसे पहले तो उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट है जो उनके निधन के बाद उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक मैसेज पोस्ट किया गया, उनके जीवन का आखिरी दिन होने का जिक्र करते हुए साजिश की ओर ये इशारा कर रहा है। और दूसरी तरफ सवाल उनके पिता को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि मौत के बाद साध्वी के पिता ने पहले पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। खबर तो यह भी है कि पुलिस आज साध्वी के पिता, साध्वी के गुरु, परिवार के दूसरे सदस्य और आश्रम में रहने वाले लोगों के बयान भी दर्ज कर सकती है। तो साध्वी की मौत और उस मौत के बाद सवाल, साध्वी प्रेम बायसा की मौत आत्महत्या या फिर कोई बड़ी साजिश? साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद ये पोस्ट कैसे साझा किया गया उनके सोशल मीडिया अकाउंट से? मौत के बाद किसी और ने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कैसे किया?
साध्वी के पिता ने पोस्टमार्टम कराने से पहले मना क्यों किया? क्या आश्रम से सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस पूरी गुत्थी को और उलझा रहे हैं। अब देखिए, पिछले दिनों साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था। साध्वी ने तब ये कहा था कि अपने पिता से मिलने का वीडियो एडिट कर गलत तरीके से पेश किया गया, वायरल कर दिया गया। तब ये मामला पुलिस तक पहुंचा था। उस वीडियो को लेकर साध्वी का बयान वायरल हो रहा है। अब वो क्या बयान था, सुनिए। वीडियो वायरल की घटना को ये केवल एक षड्यंत्र ही नहीं बल्कि षड्यंत्रों में भी एक बहुत बड़ी साजिश है। जब सत्य दुनिया में एक कदम चलता है ना, तब तक झूठ पूरी दुनिया में घूम लेता है, पूरी दुनिया में फैल जाता है और हमेशा लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। और ईश्वर की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से और जो मेरे शुभचिंतक है उन सब की दुआओं से और पुलिस प्रशासन की कानून कार्रवाई से जल्द ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने मुझे जन्म से ही भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया है और जिन्हें मेरे ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो मैं उनको वचन देती। देखिए, साध्वी की मौत के करीब 4 घंटे के बाद रात 9:30 बजे का वक्त था जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट साझा हुई और पोस्ट में लिखा गया कि उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला, शायद जाने के बाद उन्हें न्याय मिले। इसमें सनातन धर्म के प्रति समर्पण और अग्नि परीक्षा के लिए संतों को लिखे पत्रों का भी जिक्र किया गया। इस पोस्ट ने पूरी घटना को रहस्यमयी बना दिया है। सोशल मीडिया के इस पोस्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो साध्वी की मौत के बाद ये पोस्ट, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया। अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था? इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, ये मृत्यु के 4 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट जो साझा किया गया, आखिरकार वो क्या मुद्दा था जिसको लेकर साध्वी पिछले दिनों इतना परेशान थी और न्याय की उम्मीद लगाए हुई थी? ये पूरा मामला अब जो उनके इस पोस्ट से और रहस्यमय बन रहा है, बताइए जरा विस्तार से इसके बारे में। देखिए, आपको बता दें कि साध्वी जब कथा सुनाती थी तो तमाम लोगों से समस्याएं सुनती थी और उन्हें सुलझाने का रास्ता भी बताती थी। लेकिन उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जब उनकी मौत होगी तो उनकी मौत एक पहेली बनकर रह जाएगी, एक ऐसी गुत्थी बन करके रह जाएगी जिसे आसानी से सुलझाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। बहरहाल, आपने सोशल मीडिया पोस्ट की बात की तो साध्वी के साथ साथ उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट थे उसके एक्सेस जो है वो उनके पिता, जो कि उनके गुरु भी थे, उनके पास रहते थे। साथ ही साथ सोशल मीडिया टीम के एक सदस्य के पास रहते थे। साध्वी की मौत हो जाती है, 4 घंटे के बाद पोस्ट होता है, यानी 4 घंटे के बाद या तो उसमें सोशल मीडिया टीम के सदस्य ने पोस्ट किया या फिर जो है उनके पिता, जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने भी पोस्ट किया। एक संभावना यह भी बनती है कि शायद साध्वी ने उसे जो है शेड्यूल्ड कर दिया होगा। लेकिन जब अगर संभावनाएं तो समझ में आ रही हैं मुझे, लेकिन सवाल यह था कि ये मुद्दा क्या था जिसमें न्याय की वो मांग कर रही थी? ये पिछले दिनों किस परेशानी से वो गुजर रही थी जिसमें इतनी चिट्ठी पत्र उन्होंने लिखे हैं देश के संत महात्माओं को? ये मेरा सवाल था। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। एक तरफ तो अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाने की बात चल रही है और दूसरी तरफ चाचा भतीजे की पार्टी में विलय होने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं अनिल देशमुख, वो कह रहे हैं कि आज अजीत दादा हमारे बीच नहीं है। उनकी दिल से इच्छा थी कि दोनों गुट अब एक साथ आएं। उनकी अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। कुछ दिनों में परिवार एक साथ चर्चा करेगा। अजीत दादा की ये
दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए ऐसा सबको लगता है। लेकिन उसके बारे में जब तक पूरी पवार फैमिली इकट्ठा बैठ के निर्णय लेती नहीं, तब एक बात आगे बढ़ेगी। दोनों पार्टी इकट्ठा आने के बारे में प्रीलिमिनरी चर्चा पूरी हो गई थी दोनों पार्टी के बीच में, लेकिन एकाएक ये घटना घटी, दुर्दैवी घटना घटी, उसके वजह से अभी वो बात रुक गई है। और अभी सब पूरा परिवार जब इकट्ठा बैठेगा तो उसके बारे में चर्चा करके निर्णय लेगा। वहीं एनसीपी शरद गुट के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने भी बड़ा दावा कर दिया है। एकनाथ खड़से कह रहे हैं कि दोनों एनसीपी का एक साथ मर्जर होना तय हो चुका था, इसी बीच ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। दोनों राष्ट्रवादी साथ आएंगे। दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। दोनों राष्ट्रवादी साथ आएंगे। साथ आएंगे। दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। दोनों राष्ट्रवादी साथ आएंगे। साथ आएंगे। दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां प्रीत विहार इलाके में मौजूद दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के कमरे की जो फॉल्स सीलिंग है वो गिरी है, और इसके साथ ही जो छत का मलबा है वो भी वहां पर गिरा है। वहां मौजूद कर्मचारियों के बीच इस मौके पर अफरा तफरी सी मच गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कुछ कर्मचारियों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हादसे की वजह से एक बार फिर से सरकारी इमारतों और उसकी देखरेख पर सवाल खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में सवाल है, सरकारी इमारतों की मेंटेनेंस का जिम्मा जिन अधिकारियों के पास है उन पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। देखिए किस तरीके से वो फॉल्स सीलिंग गिरी और साथ ही जो छत का मलबा था वो नीचे आया। इस वक्त हम प्रीत विहार स्थित जल बोर्ड के एक सरकारी दफ्तर के कमरे में मौजूद हैं, जहां की फॉल सीलिंग अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिसकी वजह से इस कमरे में बैठे जो सरकारी कर्मचारी थे वो भाग खड़े हुए। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मलबा गिरा हुआ है, जिस तरीके से ये फॉल सीलिंग गिरी हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी महकमे में जिस तरीके से जर्जर बिल्डिंगों में काम कराया जा रहा है वो जानलेवा साबित हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी छत की जो पपड़ी है वो नीचे गिर गई है, और ये फॉल सीलिंग हुई थी, और ये भी आप देखिए कि किस तरीके से गिरी हुई है। पंखा आपको टेढ़ा नजर आ रहा होगा, कुछ फाइलें यहां पर रखी हुई हैं, मलबा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गिरा हुआ है, कुर्सियों पर कितनी मिट्टी और मलबा गिरा हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग यहां पर मौजूद रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, किस तरीके से वो लोग यहां पर जान बचा करके भागे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार जो सरकारी दफ्तर हैं उनकी देखरेख क्यों नहीं होती है। और इस बीच राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। यहाँ के भजनपुरा इलाके में एक 6 साल की बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना 18 जनवरी की बताई जा रही है। इस वारदात में शामिल तीनों आरोपी भी नाबालिग, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया, जबकि तीसरा फरार आरोपी उसकी तलाश चल रही है। पीड़ित परिवार की माने तो बच्ची को बहला फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गए, इसके बाद उसके साथ गंदे काम को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार अब आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस वारदात के खिलाफ कुछ संगठनों ने 24 जनवरी को प्रदर्शन भी किए थे। तो दिल्ली के भजनपुरा इलाके में ये शर्मनाक वारदात जिसे अंजाम दिया गया। 18 जनवरी 6 साल की मासूम, 3 नाबालिग ही उसके गुनहगार हैं। 24 जनवरी को आम लोगों का गुस्सा भी इस मामले को लेकर फूटा था और लोग सड़कों पर उतरे थे 6 साल की मासूम के लिए इंसाफ की मांग करने। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 6 साल की नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है, जिसमें फिलहाल ये बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के मुताबिक कि 18 जनवरी को इस पूरे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो
आरोपी नाबालिग हैं, यानी कि 2 जो आरोपी नाबालिग हैं उनको फिलहाल पकड़ लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप है उसमें पीड़िता की मां के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो तीनों नाबालिग आरोपी हैं वो पहले लड़की को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उसके बाद वो उसको अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसके बाद उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद तुरंत जो स्थानीय अस्पताल है पीड़िता को वहां पर ले जाया जाता है, जहां पर उसका इलाज करवाया जाता है। पॉस्को के तहत इस पूरे मामले में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पीड़िता की जो मां है उनका कहना है कि इस पूरे मामले में उन्हें इंसाफ चाहिए और इंसाफ को लेकर वो लगातार लड़ाई लड़ती रहेंगी। बहरहाल एक जो अभी नाबालिग आरोपी है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो तलाश कर रही है। लेकिन 2 जो आरोपी नाबालिग हैं उनको फिलहाल पकड़ लिया गया है। देखिए, एबीपी न्यूज ने पीड़ित परिवार का दर्द जाना है। बच्ची की मां आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। दिल्ली में 6 साल की एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 जो नाबालिग हैं उनको हिरासत में लिया है। हमारे साथ पीड़ित लड़की के जो माता पिता हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब इनको ये जानकारी हुई, कब आपको ये जानकारी हुई कि ये पूरा जो मामला है, ये जो दर्दनाक हादसा है वो हुआ है। मेरे को मालूम पड़ा 7 बजे भैया, 7 बजे मालूम पड़ता है। तो उतने में मेरे पहले वाला बेटा आता है, बड़े बेटा आने के बाद फिर बोलती कि मम्मी आप चीज़ खाओगे? तो मैंने बोला कि हाँ मैं अभी खाती हूँ, हाथ सेक के ऐसे उनसे बोलने लगा लड़का से। उतने बाद मेरे बेटे आते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद मेरे बेटा आता है तो बेहोश मेरे लड़की मिलता है। मिलने के बाद फिर मैं लड़की को पूछती हूँ बेटा बेटा करती हूँ, तो आवाज़ देती हूँ तो सुनती नहीं है, बेहोश पड़ जाती है। पानी उन्हीं का छींटा लगाती हूँ तो होश आता है उसको। फिर लड़की बताया जाता है मेरे को कि बेटा मेरे साथ ऐसे ऐसे मम्मी हुआ है। तो मैंने अच्छा, तो इसके कपड़े उतारती हूँ जल्दी जल्दी आने, लपेटती हूँ सोल से, फिर भागती हूँ जाफराबाद थाने में। जाफराबाद थाने में भागती हूँ, फिर लड़की मेरे बेहोश पड़ जाती है रास्ते में। बेहोश पड़ने के बाद उसने मैंने ऐसे जगाते रहती हूँ, उठाते रहती हूँ तो उड़ती नहीं है। फिर थाने पहुँच जाती हूँ तो लड़की को होश आ जाती है। फिर मैम ने जल्दी से ना गाड़ी निकालते हैं एम्बुलेंस, गाड़ी निकालने के बाद लड़की को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। फिर उतने में आ जाता है फ़ोन कि मैं ये कि भजनपुरा का थाना लगेगा इधर। तो फिर लड़की को जिस जगह मैम पूछती हैं कि बेटा आप पहुंचा दोगे जिस जगह तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो लड़की बोलती है कि हाँ मैं पहुंचा दूंगी मैं। तो लड़की खुद पहुंचा जाती है, तो दिखाई जाती है। तो वहाँ पे लड़की को गोदी में हम चढ़ाते हैं, गोदी में है ना जीना चढ़ के। तो वहाँ पे बहुत सारी ब्लीडिंग पड़े रहता है, ब्लीडिंग पड़े रहता है बहुत सारी है ना। तो वहाँ पे जाफराबाद का पुलिस वाले सारे वीडियो बनाया जाता है वहाँ से। तो हम लोग बोलते हैं, तो फिर मैडम बोलती है कि चलो इसको उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दे। साक्तीपारा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान से फिर सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। इस बार उन्होंने चरित्र निर्माण को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बुधवार को एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा और बच्चों के चरित्र निर्माण पर कैलाश विजयवर्गीय भाषण दे रहे थे। यहां उन्होंने कह दिया कि अगर पिता पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं और ठेकेदार उनके बेटे को कपड़े दिलाने ले जा रहे हैं तो चरित्र निर्माण की बात करना धोखा होगा, फरेब होगा। कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यदि घर के अंदर वातावरण ऐसा है कि पिताजी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है, तो फिर उसमें कहां से चरित्र की बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। एक बार फिर से किश्तवाड़ के जंगली इलाके में छिपे आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। खासतौर से छात्रू इलाका है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन यहां चलाया है। यहां आतंकवादियों की तलाश के लिए ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज रात तक यहां पर मोबाइल इंटरनेट सेवा को पूरी तरह बंद किया गया है। इलाके को घेरकर आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। जिन इलाकों में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं उनमें सिंहपुरा, चिंगम, छात्रू,
और इसी के आसपास के इलाके शामिल हैं। उधर पश्चिम एशिया के देश सऊदी अरब के अबाहा शहर में 161 भारतीय नागरिक पिछले 2 साल से फंसे हुए हैं। इनमें अंबेडकर नगर के कई युवक शामिल हैं। रोजगार के नाम पर भेजे गए इन लोगों को बीते 3 महीने से भोजन और पैसे की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फंसे हुए भारतीयों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, अपनी मुश्किल गिनाई। उनका कहना है कि वो लगभग 2 साल पहले अलीसार नामक कंपनी के लिए सऊदी अरब गए थे। कंपनी ने उन्हें सिर्फ 6 महीने का वीजा दिलवाया, लेकिन वो लोग पिछले 24 महीने से यहाँ फंसे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, बस्ती, गोरखपुर, इसके अलावा राजस्थान के झुंझुनू सहित कई अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं। भारत सरकार से मदद की गुहार इनके परिजन लगा रहे हैं। सभी फंसे भारतीयों की मांग है कि उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। हम आए हैं इंडिया से, हमको अलीसार कंपनी 3 महीने से बैठा के रखी है, ना घर भेज रही है, ना खाने का पैसा दे रही है। ठीक है, सब आदमी पूरा परेशान है। हम लोग को अलीसार कंपनी ने बुलाया था इंडिया से, हम लोग 6 महीने का नाम करके बुला के हम लोग को 2 साल रखा है। वहीं बिहार के हाजीपुर में एक महिला की उसके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला का नाम गुड़िया देवी बताया जा रहा है। घर के दरवाजे के पास ये मौजूद थी, तभी हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। वारदात में महिला की मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। मृतक महिला के पति ने बताया, बीती रात को दोस्त के घर खाने पर वो गया था। वहां से वापस लौटने के बाद उसने पत्नी से पानी मांगा। पत्नी खाना लेने घर के दरवाजे पर लगे पानी लेने के लिए घर के दरवाजे पर लगे हैंडपंप तक गई और वहीं पर अचानक महिला गिर पड़ी। परिवार के लोग महिला को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। लोगों की माने तो उन्होंने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। लोगों की माने तो महिला के परिवार का पड़ोसियों के साथ कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क किनारे महिला की लाश मिलने के बाद हड़कंप है। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या किसी अन्य जगह पर की गई। उसके बाद लाश को यहां सड़क किनारे लाकर फेंक दिया गया। महिला के सिर पर, शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। अज्ञात महिला की लाश जो पीपीगंज इलाका है उसी के बैरघट्टा गांव के पास मिली, जहां सुबह टहलने निकले लोगों को महिला की लाश सड़क किनारे पड़ी मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। यहां लाश की शिनाख्त की कोशिश हुई। फिलहाल पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। इलाके का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है ताकि वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों के बारे में कोई सुराग मिल सके। उधर पटना में महज 5 इंच जमीन के लिए महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये दिल दहला देने वाला मामला फतुहा थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव का है। यहां जमीन विवाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 लोग गोली लगने से बुरी तरह घायल भी हुए हैं। एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है 2 चचेरे भाइयों में महज 5 इंच जमीन को लेकर यह विवाद हुआ था। इसके बाद एक भाई ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में पहली गोली सीधे जो राजमंत्री देवी हैं उनके सिर में लगी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हमलावर इतने पर ही नहीं रुका, उसने दूसरी गोली अपने चचेरे भाई राजन और तीसरी गोली बीच बचाव कर रहे पड़ोसी उसे मार दी। इस गोलीबारी के बाद इलाके में कोहराम मच गया। इलाके में पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। मेरा चाचा में पापू में बात हो रहा था, चाचा के बेटा आया डायरेक्ट गोली मार दिया मेरा माई के। गोली मारने वाला कौन है? मारने वाला चचेरा भाई है, हमारे चाचा का बेटा है। क्या नाम है? शिवम नाम है। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, वो खेत बाड़ी के थोड़ा सा लफड़ा था, हल्के फल्के बात हो रहा था, वो आया डायरेक्ट गोली चला दिया। देखिए, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार गौ हत्या का मुद्दा उठा रहे हैं। आज एक बार फिर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये मुद्दा उठाया और उत्तर प्रदेश सरकार से गौमांस के निर्यात पर रोक की मांग की है। बीजेपी की अब इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी का धर्मगुरुओं की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, ये पक्ष सामने आया है। गौरक्षा को लेकर राज्यों में बीजेपी की सरकारें गंभीर हैं।
हालांकि बीजेपी ने बिना नाम लिए इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा देश में ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने सड़क पर गाय काटकर बीफ पार्टी की थी। बीजेपी कह रही है धर्मगुरुओं को भी इस मुद्दे को व्यापक तौर पर देखना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का विषय है, हमारी राज्य सरकारों ने और केंद्र ने भी यथासंभव इस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। परंतु हम यह भी कहना चाहेंगे कि इसी देश में ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने सड़क के ऊपर गाय काटकर बीफ की पार्टी की है। केरल में यूथ कांग्रेस के नेता ने सड़क पर बीफ की पार्टी की थी। मुझे लगता है उससे अधिक आक्रोश उसकी तरफ होना चाहिए। और इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने विदेश में जाकर स्पेशल टाइप की बीफ फिलिप मैगन की डिमांड की थी इन द चॉइस ऑफ देयर प्रेफरेंशियल चॉइस ऑफ फूड में। तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो भी धर्मगुरु कहते हैं उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और धर्मगुरुओं को भी इस विषय को बहुत व्यापकता से देखना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।